अहमदाबाद के एक शहर में पूरब अपनी धर्मपत्नी के साथ रहता था और पतंग बेचने और बनाने का कारोबार किया करता था। हर साल वो मकर संक्रांति के समय खूब सारे पतंग बनाता और हर पतंग के सीजन में कुछ पैसे कमा लेता। लोग अच्छी इच्छा से पतंग खरीदते और बड़ा मन लगाकर पतंग उड़ाते। लेकिन धीरे धीरे कई और पतंग वालों ने अपने व्यापार वहीं खोल दिए और वो सस्ते और प्लास्टिक के पतंग और मांझा बेचने लगे। ये दूसरे लोगों के पतंग के व्यापार से हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। लगता है अब पतंग का कारखाना बंद करके हमें कुछ और करना होगा। क्या अभी धंधा मंदा चल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अच्छे व्यापारी नहीं हैं। समय के हिसाब से सब अच्छा हो जाएगा। हमें कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए। पूजा की बातों को सुनकर पूरब शांत हो जाता है। उसके पड़ोस में ही सोमेश और रमेश दोनों भाई रहते थे। देखा देखी करके उन्होंने भी अपनी पतंग की दुकान खोल ली थी। इस बार हम पतंग और सस्ती और खूब सारी बेचेंगे। बस आप प्लास्टिक वाले मांझे मंगवा लीजिए। हम इस व्यापार से बहुत पैसे कमाकर शहर छोड़ देंगे। छोटे, तू चिंता मत कर, मैं इसे संभाल लूंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा नकली और सस्ते पतंग लाऊंगा जो बस दिखने में अच्छे हों लेकिन उड़ते ही फट जाए। रमेश और सोमेश के पतंग ज्यादा बिकने की वजह से पूरब और उसकी पत्नी दोनों परेशान हो गए। रमेश की पतंग की दुकान पर भीड़ लगी रहती, वहीं पूरब के दुकान पर उसके कुछ पुराने ग्राहक आते। पूरब भैया पतंग दिखाना जरा। पिछले साल जो तुमने पतंग दी थी खूब चली थी। जी ये देखिए, हमारे पास ये नए नए पतंग आए हैं जो बहुत मजबूत हैं। हवा के झोंके के साथ बहुत अच्छे से और ऊपर उड़ने वाले पतंग। भैया पतंग तो अच्छे हैं लेकिन दिखने में नहीं। आजकल फैशन का जमाना आ गया है। आप कहाँ पुराने पतंग लिए बैठे हैं। तभी वहाँ पर उस व्यक्ति का दोस्त आ जाता है। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? चल चल यही सामने वाले दुकान पर, वहाँ चलकर देख क्या क्या पतंग आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे। पूरब की दुकान से वो रमेश की दुकान जाकर पतंग खरीदने लगते हैं। पूरब इस बात से नाखुश होकर दुकान बंद करके चला जाता है। हम कैसे अपना व्यापार बढ़ाएं? आए हुए ग्राहक भी हमारा पतंग नहीं खरीद रहे। कहाँ जाएंगे हम अब और क्या करेंगे? आप भी सस्ते और प्लास्टिक के पतंग बेचना शुरू कर दीजिए। मैं तो कहती हूँ आपकी भी कुछ कमाई हो जाएगी। मैं व्यापारी जरूर हूँ लेकिन लोगों के विश्वास का व्यापार मैं नहीं करूँगा। हम ऐसे ही अपना काम करेंगे और करते रहेंगे। पूरब को दुखी देखकर पूजा बाजार से जलेबी और समोसा लाकर उसे खुश करने की कोशिश करती है। पूरब जलेबी और समोसा देखकर खुश हो जाता है और खाने लगता है। अचानक उसने सोचा कि अगर जलेबी और समोसा के आकार का पतंग बनाकर बेचे तो आजकल फैशन है और लोगों को बाहर का खाना पसंद भी है। पूजा, मेरे पास एक मस्त आइडिया आया है। क्यों न हम अपने कारखाने में समोसा और जलेबी के आकार के पतंग बनाकर बेचें। इससे हमारा व्यापार शायद चल जाए। लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे? और इसके लिए तो बहुत समय लगेगा। तब तक रमेश अपनी दुकान बहुत जोरों शोरों से चलाएगा। पूरब और पूजा अपने दुकान के लिए कारखाने में जाकर पतंग बनाने लगे। समय की कमी होने की वजह से सिर्फ 2000 अलग अलग खाने के पतंग बनाकर उसे बेचने के लिए तैयार करने लगे। रमेश के दुकान के नकली प्लास्टिक वाले पतंग बिकने लगे। लोगों ने प्लास्टिक के पतंग और नकली मांझा खूब सारा खरीद लिया। दूसरी तरफ पूरब ने 2000 पतंग बनाए थे और सारे जलेबी, समोसा, फाफड़ा, ढोकला और कई प्रकार के खाने के आकार के थे। वहीं रमेश के प्लास्टिक के नकली पतंग और मांझे बिक गए थे। आज अच्छी कमाई हुई है। ऐसा ही चलता रहा तो हम इस शहर के सबसे महंगे और अमीर पतंग वाले बन जाएंगे। मजा आएगा। पतंग बेचने के मामले में हमारे आसपास भी कोई नहीं है। फैशन के नाम पर हमने बहुत नकली मांझे और पतंग बेचे हैं। लेकिन नकली मांझों और पतंग से लोगों के हाथ कटने लगे और कलर लगने लगे हाथों में। लोगों की उंगलियों पर घाव होने लगा। इसी के चलते लोग शिकायत लेकर रमेश की दुकान पर पहुँचे। कई सारे लोग वहाँ पर एक ही समस्या लेकर आए।
और रमेश की दुकान के सामने हंगामा करना शुरू कर दिया। कहाँ है बे? आ रहा? ये कैसा नकली सामान बेचा है? इस चीज की भरपाई करो, वरना तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। सही कहा तुमने, तुम दोनों भाइयों का इस शहर में रहना भारी हो जाएगा। नकली सामान बेचकर तुमने लोगों को बेवकूफ बनाया है। तभी वहाँ पर रमेश और सोमेश आ जाते हैं और कहते हैं, अरे क्यों चिल्ला रहे हो? तुम सब खुद ही आए थे हमारे पास, मैं थोड़ी आया था अपने पतंग और मांझे लेकर। तुम खुद आए थे, अब भुगतो। हर एक सस्ती चीज ऐसी ही होती है। और रही बात भरपाई और तुम्हारे हाथों के घाव की, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। इतना कहकर दोनों भाइयों ने दुकान बंद कर दी और अपने घर चले गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोग निराश होकर अपने घरों की तरफ जाने ही वाले थे कि पूरब और पूजा ने तरह तरह के व्यंजनों के आकार वाली पतंग की दुकान खोली। लोगों ने जब वहाँ पर जलेबी, ढोकला और समोसा के आकार के पतंग देखे तो मानो उनके जख्म अपने आप ही भर गए हो। वो इतने खुश हुए और पूरब की दुकान की तरफ बढ़ गए। ये क्या हो रहा है? इतनी भीड़ यहाँ पर कैसे? अरे भाग्यवान, ये हमारी मेहनत का नतीजा है और कुछ नहीं। पूरब और पूजा ने 2000 पतंग बनाए थे और वो सारे ही बिक गए। लोगों की वहाँ पर इतनी भीड़ थी। लोग इतने सारे नए नए व्यंजनों के आकार के पतंग देखकर बहुत खुश हुए। धीरे धीरे मकर संक्रांति का समय आ गया। पूरब के पतंग की दुकान मानो ऐसी चली जैसे कोई लंबी ट्रेन चल रही हो। रमेश और सोमेश की नकली पतंग और नकली मांझे की वजह से पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उनके पतंग की दुकान को हमेशा के लिए बंद कर दिया। पूरब और पूजा के पतंग सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल होने लगे और उनकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। राजेंद्र एक किसान था जिसका इकलौता बेटा था बिपिन। बिपिन बहुत ही तेज था। बेटा बताओ, 4 पंजे कितने होते हैं? 20। बहुत अच्छे बेटा, तू बड़ा होकर जरूर मेरा नाम रोशन करेगा। कई वर्ष बीत गए। मैं क्या कह रही थी, बिपिन को अब पढ़ाई लिखाई छोड़कर किसानी करनी चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा बेटा तो पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगा। लेकिन उसे पढ़ाने लिखाने के लिए इतने पैसे आएंगे कहाँ से? वो मैं देख लूंगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। और कुछ दिनों बाद बाबा, मुझे IAS के इंटरव्यू के लिए बुलाया है। अरे वाह, अब तो तू जल्द ही कलेक्टर बन जाएगा। इतनी जल्दी नहीं बाबा, अब 3 साल और ट्रेनिंग लेनी होगी, फिर एक बहुत मुश्किल परीक्षा भी देना होगा। लेकिन बाबा, मुझे तो इन 3 साल में बढ़ने वाले खर्चे की चिंता है। अरे बेटा, जब तक तेरा बाबा जिंदा है तुझे पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। और फिर एक दिन बिपिन IAS की ट्रेनिंग के लिए चला गया और यहाँ राजेंद्र अकेला खेती बाड़ी करने लगा। बेटे की पढ़ाई का खर्चा बढ़ गया था, इसलिए राजेंद्र ने गांव के लाला के खेत में मजदूरी भी शुरू कर दी थी। सुबह 4 बजे उठकर राजेंद्र पहले अपने खेतों का काम खत्म करता और फिर मजदूरी पर चला जाता था। इस तरह दिन भर कड़ी मेहनत कर वो बहुत थक जाया करता था। एक दिन जब वो थक हार कर घर लौटा, ना जाने तुम पर ये क्या कलेक्टर का भूत चढ़ा है जो अपनी सेहत खराब होने तक मेहनत कर रहे हो। ये तुम अभी नहीं समझोगी। हाँ, तुम बाप बेटे का तो तुम ही जानो। मैं तो बस इतना मानती हूँ कि जब बेटा बाप के जितना लंबा हो जाए तो उसे बाप के खेत संभाल लेने चाहिए। तू रहने दे रामा, वक्त आने पर तुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा। राजेंद्र ऐसे ही दुगना काम करता रहा और दिन ब दिन उसकी तबीयत खराब रहने लगी। अब वो इतना बीमार रहने लगा कि उसने बिस्तर पकड़ लिया। अब तो बिपिन को वापस बुला लो। ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब जो समय पर काम ना आए। नाना रामा, उसे कुछ मत बताना।
लेकिन अब उसकी पढ़ाई का खर्चा कैसे चलेगा? मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। अगले दिन राजेंद्र अपने खेत के कागजात गांव के लाला के पास ले गया और उसने अपनी जमीन गिरवी रखकर कुछ कर्ज ले लिया। वो घर आया। ये लो रामा। हाँ, इतने सारे पैसे? हाँ, विपिन की पढ़ाई के लिए। लेकिन ये कहाँ से आए? अपने खेत लाला के यहाँ गिरवी रख दिए हैं। क्या? ये क्या कर दिया आपने? तू फिक्र मत कर रामा, जब विपिन कलेक्टर बन के लौटेगा तो वो पहले हमारे खेत ही छुड़वाएगा। यहाँ विपिन ने IAS की परीक्षा पास कर ली और जैसे ही वो कलेक्टर बना, सबसे पहले अपने घर पहुंचा। अपने घर में एक लाल बत्ती की गाड़ी आती देख, रामा देख, अपना कलेक्टर आ गया। अपने कलेक्टर बेटे को गाड़ी से उतरता देख राजेंद्र भावुक हो गया और वो अपने आंसू रोक नहीं पाया। रामा, मैंने कहा था ना तुम्हें कि मेरा बेटा जरूर कलेक्टर बनेगा। हाँ जी, हाँ, आप सही थे। विपिन ने कलेक्टर बनकर अपने पिता का सपना पूरा किया और कुछ सालों बाद विपिन ने अपने पिता के खेत भी छुड़वा लिए और गांव में अपने पिता के नाम से एक स्कूल भी खोला, राजेंद्र विद्यालय, जिसमें गांव के होनहार और होशियार बच्चे मुफ्त में पढ़ाई करते थे ताकि उनके परिवार को कोई कर्ज ना लेना पड़े। तो इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि ईमानदारी से मेहनत करके अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं।